दोस्तों, भारतीय लोग ही भारत छोड़ना चाहते हैं, वो भी एज सून एज पॉसिबल। सरकारी डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 2011 से लेकर 2024 तक 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है। वैसे उसे जाने दीजिए, सिर्फ पिछले 5 सालों में 9 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत देश को छोड़ा है और अपने सिटीजनशिप को भी छोड़ा है। Indians also led the race in getting foreign citizenship. Most of them chose America, and guess what? पिछले ही साल ये संख्या 2 लाख से भी ज्यादा थी। लगातार लोग भारत देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो रहे हैं, वो चाहे कमाई करने के लिए हो या पढ़ाई करने के लिए हो। अगर एक फॉरेनर भारत देश में पढ़ने आता है तो उसके इक्विवेलेंट 25 इंडियन भारत छोड़ के जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। ये डेटा अपने आप में शॉकिंग है, पर स्लोली बट श्योरली लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भारत अब रहने लायक नहीं बचा है। रिसेंट टाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी ओपनली। वाह मंत्री जी वाह, थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। वेल, ये हो क्यों रहा है? अचानक से इतने सारे लोग भारत देश छोड़कर जा क्यों रहे हैं? चलिए टॉप 5 रीजंस के बारे में बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। 3 million people. That is the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone. Hundreds are critical. Politicians enjoying on the swings. वेल, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा और वीडियो पूरी खत्म करने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। पहला पॉइंट है सिवियर पॉल्यूशन और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज भारत छोड़कर बाहर जाना चाह रही है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लेटेस्ट 2025 रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जो 3.5 करोड़ की आबादी है, उन सभी लोगों की लाइफ एफिशिएंसी 12 साल से कम हो गई है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो हर दिन बिना सिगरेट फूके हुए 50 सिगरेट से भी ज्यादा फूकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एयर पॉल्यूशन की वजह से। पहले की कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम लोग देखें तो दिल्ली एनसीआर में भी जितने लोग रहते हैं उनकी लाइफ एफिशिएंसी 8.2 ईयर्स से कम हो जाती है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और अब ये सारा पॉल्यूशन एक अलार्मिंग लेवल पर भी पहुंच चुका है। वेल, अगर हम लोग रिसेंट विंटर की ही बात करें तो दिल्ली में AQI कई जगह पर 800 तक पहुंच गया था, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से 30 गुना 40 गुना तक ज्यादा था। अभी रिसेंटली जो सरकार दिल्ली में इलेक्ट हुई है, दिल्ली के लोगों ने इस सरकार को इलेक्ट ही इसलिए किया था क्योंकि वो इस पॉल्यूशन से हमें बचा सके। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं वो ये जानते हैं हर साल यहाँ पे विंटर्स के समय पॉल्यूशन होता है, बट इस साल शायद कुछ डिफरेंट हो इसलिए नई सरकार आई थी। बट ये नई सरकार ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एयर पॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो। वेल, ये बात तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि दिल्ली में मैक्सिमम पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग की वजह से भी होता है, लेकिन नई सरकार के आने के बावजूद जो कि आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तब भी पंजाब, हरियाणा और ये सारे राज्य में स्टबल बर्निंग जैसी चीजों पे रोक नहीं लगाया गया, जिसके वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहा। ये सारा जो आप बाकी जगह पे फॉग देखते हैं, दिल्ली में इसे स्मॉग बोला जाता है क्योंकि इसी स्मॉग में PM 2.5 के भी एलिमेंट्स एडेड रहते हैं, जिसकी वजह से ये जहरीली हवा बन जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, अब भारत के अलग अलग शहरों में पानी के वजह से भी लोगों की हत्या की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक सिचुएशन लोगों के सामने आया था जिसमें 15 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जहरीला पानी पीने की वजह से। वो पर्टिकुलर जगह के लोग बार बार जाके वहां की लोकल अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे यहाँ जहरीला पानी आ रहा है। अथॉरिटीज ने कुछ भी नहीं सुना उनका, और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? कितनी बार सैंपल ले लेके गए यहाँ से, हाँ वो भैया आते सैंपल लेके चले आते, खबर ही नहीं आती इनकी सैंपल लेके गए तो क्या कर रहे हैं इनने। वेल, ऐसा ही कंटामिनेटेड पानी दिल्ली के भी कई सारे एरियाज में आज भी आता है। वेल, मैं दिल्ली की क्यों बात कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, एक ऐसे देश का नेशनल कैपिटल है जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देखता है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, बट उस देश के नेशनल कैपिटल का ही हाल इतना ज्यादा खराब है कि वो बार बार बड़े बड़े लिस्ट में टॉप करता है, जैसे कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट आ गई या फिर मोस्ट करप्टेड लीडर्स की लिस्ट आ गई। टॉप पे रहता है हमेशा भैया। नोएडा की एक महिला की एक स्टोरी कुछ दिन पहले सामने आई थी। उनके बेटे को एस्मा का प्रॉब्लम हो रहा था टॉक्सिक एयर के वजह से और उनके बच्चे की सर्जरी करानी पड़ी। उनकी फैमिली भी लगातार दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सारे फैमिलीज के वीडियो हाल ही में सामने आए हैं जो एक्टिवली दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल रहे हैं। वेल, देश छोड़ के लोग भाग क्यों रहे हैं? द प्रॉब्लम इज कि इसका सोल्यूशन कोई निकालना ही नहीं चाह रहा है। वैसे बीजिंग जैसे शहर की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। बीजिंग भी एक समय बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड शहर था, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज बीजिंग वन ऑफ द क्लीन
क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड हो चुका है। कैसे हुआ ये? बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो धुआं निकालते थे बीजिंग में, उसे शिफ्ट किया गया बीजिंग से। ये 1 साल 2 साल में नहीं हुआ, 10 साल से भी ज्यादा इस पूरे प्रोसेस को होने में लगा और पूरा का पूरा हवा अब बीजिंग का साफ हो गया है। उन्होंने बैटरी वाले जो कार्स होते हैं, ईवी कार्स, उसे लागू किया। इन सारे मेजर्स की वजह से आज बीजिंग भारत की दिल्ली से कई गुना आगे निकल चुका है। दिल्ली में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो पाता है, यहाँ पे कार और गाड़ी बंद करने की हम क्या बात करें। दूसरा पॉइंट, रैम्पेंट करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। करप्शन की जब लोग बात करते हैं तो करप्शन इंडिया में एक डीप सीटेड इश्यू है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2024 के मुताबिक इंडिया 96 रैंक कर रहा था आउट ऑफ 180 कंट्रीज जब करप्शन की बात आ रही थी। आपको पता है भारत ने 100 में से कितना स्कोर किया था उन करप्शन में? 38 नंबर स्कोर किए थे भारत ने करप्शन की जब बात आई थी। तो यहाँ पे आपको छोटा से छोटा काम कराने के लिए भी सरकारी आदमी को ब्राइबरी देनी पड़ती है। कुछ काम करवाने की बात हो और करप्शन हो तो लोग अपना आंख एक समय के लिए मोड़ लेते हैं उससे, बट कई सारे को भी सॉल्व करने के लिए घूस ले रहे हैं। आपने ये कभी सोचा है आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपके घर के आसपास के रोड खराब क्यों हैं? आप बस एक्सेप्ट कर लेते हैं उस रोड पे चलते चलते कि हाँ रोड तो खराब ही रहते हैं भैया भारत में, लेकिन आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये रोड एक्चुअली में खराब नहीं होने चाहिए, ये बने हुए होने चाहिए, ये साफ होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है क्योंकि यू डोंट केयर अबाउट योर राइट्स। भारत सरकार को ये पता है कि भारत के लोगों को इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए टेंडर्स निकालने की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले डीले होते हैं। टेंडर्स जब किसी को मिल जाता है तो उसके खुलने में डीले होते हैं, टेंडर के पैसे आने में डीले होते हैं, और जब पैसा आता भी है तो आपको सबसे पहले जो पैसा दे रहा है उसको घूस देना पड़ता है अपना पैसा निकलवाने के लिए। यही सारे करप्शन के वजह से भी जो टेंडर्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड दामों में लॉन्च किए जाते हैं और इन्फ्लेटेड दामों में ही मिल जाते हैं लोगों को वो टेंडर। लेकिन इन्फ्लेटेड दाम हो चलेगा, लेकिन रोड तो बन जाना चाहिए। रोड स्टार्ट करने में ही 10 साल लग जाता है कई सारी कंपनीज को। और रोड कैसे बनते हैं वहां पे कई सारी वीडियोस देखी होगी आपने जिसमें गांव वाले रोड को अपने हाथों से निकाल देते हैं। ऐसे चिप्स की तरह यहाँ पे रोड बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक बार पानी गिरता है तो पूरा का पूरा रोड गायब ही हो जाता है भैया। यहाँ पे सिस्टम में सबको पैसा कमाना है, बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, लेकिन सबको ऊपरी पैसा भी कमाना है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डिग्री भी इसलिए किया है, इस एग्जाम को पास भी इसलिए किया है क्योंकि वो ऊपरी पैसा कमा सके। यही तो कहीं ना कहीं अरावली में हो रहा था ना। अरावली में करप्शन की वजह से ही पूरे अरावली को बेच दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ बेच दो, लेकिन आखिरी में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इस चीज पे बैन लगाया गया। दो जैसे और एग्जाम्पल हमें भारत में बार बार देखने को मिलता है जब करप्शन, पैसे की लालच में आप भारत की नेचुरल संपत्ति को भी बेच दे रहे हो। लोग करे तो क्या करे, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हमसे कई ज्यादा ऊपर है। आप कुछ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों की वजह से अब जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो परेशान हो चुके हैं। इट्स क्लियरली विजिबल कि आप अगर अपना टैक्स दे रहे हो टाइम पे तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है स्ट्रीट लाइट्स वो तो जले हमारे घर के बाहर, लेकिन वो भी नहीं जल रहे हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है फ्लॉड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन केओस। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है कि लोगों को अपनी डेली लाइफ जीने में भी अब मुश्किलें हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश का जो रोड का नेटवर्क है वो 63 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है। सिर्फ 2025 की अगर हम लोग बात करें तो भारत के रोड के वजह से 1.6 लाख फैटालिटीज रिकॉर्ड की गई थी, जो कि पिछले साल से 4.3% ज्यादा था। बारिश के मौसम में तो गांव के सड़कों के हाल कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन दिल्ली, बैंगलोर जैसी बड़ी बड़ी जगहें भी ये बारिश के मार से नहीं बच पाते हैं। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है कि दिल्ली में बार बार बाढ़ आ जाता है, थोड़ी सी भी बारिश गिरती है तो। बैंगलोर में वाटर लॉगिंग हो जाती है जगह जगह पर। गुड़गांव जो है इतना बड़ा शहर जो बन चुका है वो एक्चुअली में गांव जैसा दिखता है जब जगह जगह पे वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो हमारे देश के फ्लॉड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये 90 डिग्री वाले जो ब्रिजेस हैं उनको भी अनुमति मिल जाती है। कुछ दिन पहले अभी वाराणसी में एक रोपवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था, अभी हाल ही में उसका टेस्टिंग चल रहा था। आपने वीडियो देखी है जिसमें एक रोपवे का कार्ट लटक रहा है। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। बिहार जैसे राज्य की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और उन ब्रिजेस के साथ क्या होता है, एक बार में वो ब्रिज ढेर हो जाते हैं। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा करप्ट और कितना ज्यादा फ्रॉड है, इस चीज के बारे में आपको बताने के लिए मेरे को आपको ज्यादा पीछे ले जाने की जरूरत भी नहीं है। कुछ ही दिन पहले की न्यूज आपको याद है, नोएडा सेक्टर 115 में एक
इंजीनियर एक नाले में गिर गया था, वो कई घंटों तक अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा, फ्लैश लाइट दिखाते रहा, लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं पाया था। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा फ्लॉड है कि एक बड़ा सा नाला आउट ऑफ नोवेयर रास्ते के बीच में हो सकता है, तो क्या हमारे देश के फायर ब्रिगेड वालों को या फिर पुलिस वालों को इतना भी इक्विपमेंट नहीं दिया गया है कि अगर कोई गिरा है उसमें तो उसे बचा ले? क्या स्ट्रीट लाइट्स का जला होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक देश में जहां की देश की पॉपुलेशन आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके की टैक्स वो भी टाइम पे देती है, फिर भी वहां के लोगों को ये बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। और जब लोगों की मौत होती है उसके बाद सरकार की आंखें खुलती है और अब आप देखिए दिल्ली एनसीआर के जगह जगह पर जहां भी गड्ढे हैं वहां पे टेपिंग की जा रही है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि भैया हाँ सरकार आपकी सुनती है। अब इन सब चीजों के बीच में लोग देश नहीं छोड़ेंगे तो और क्या करेंगे? सरकार की बुराई करेंगे? जेल जाना है क्या किसी को? हमारा अगला पॉइंट है हाई टैक्सेस विद इनएडुकेट रिटर्न्स। देखिए हमारे देश का टैक्स कितना हाई है ये तो एक बहुत ही जग जाहिर बात है, इसके बारे में बात करने से हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 3500 से भी ज्यादा मिलेनियर जो है वो भारत छोड़ के जाने की बात कर चुके हैं। HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन्हीं के बारे में वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि ये भी अब देश छोड़ के जा रहे हैं। इनके पास पैसा जैसे ही आता है सपना रहता है इनका कि ये देश छोड़कर चले जाएंगे, और वो मूवमेंट ही जो होता है ना, जो लोगों के दिमाग में सपना आता है कि अपना देश छोड़ के जब पैसा हो हमारे पास, उसी मूवमेंट में हमारी देश की सरकार हार जाती है कि आपने ये देश को हमारे क्या बना दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप पैसा नहीं भी कमाते हैं तब भी आप ये समझ लीजिए कि आपने भी भारत को टैक्स दिया है। कैसे टैक्स दिया है? इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर GST लगाया जाता है जो कि सीधा सरकार के जेब में जाता है। मतलब भारत सरकार ये कहना चाह रही है कि हम आपका जो हवा है उसे साफ नहीं कर सकते, हम आपको जहरीला पानी पिलाएंगे, हम आपके रोड सही नहीं करेंगे, बदले में अगर आप अपनी जिंदगी सही करने के लिए एक AC खरीदना चाहते हैं गर्मी के दिन में, या फिर एक एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं, हम उसके ऊपर भी इतना टैक्स लगा देंगे कि आप खरीद ही नहीं पाओगे। खरीद के तो दिखाओ। ये सब देख के तो यही लगता है कि वही जो HNIs है वही भारत में टैक्स देते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको क्या दिया जाता है रिटर्न में भारत में? उनके पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया जाता है। नहीं मिलाओ मिलाओ, मैं तो बोलता हूं मिलाओ, लेकिन पेट्रोल का दाम तो कम कर दो। अगर मेरी गाड़ी खराब हो रही है, विच आई एम एक्सेप्टिंग होती है रोज, तो मुझे पेट्रोल भी 50 रुपए में मिलना चाहिए। अगर मैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए हर महीने 5000 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा हूं तो मुझे पेट्रोल भी 50 रुपए में मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार वो भी नहीं कर पा रही है। पिछले 10 सालों में लोगों की सैलरीज जितनी बढ़ी है ना, इट्स एम्बैरेसिंग टू से कि भारत का इन्फ्लेशन उसी रेट में बढ़ा है। इट्स लाइक कि 2024 में जितना आप कमाते थे, 20,000 रुपए कमाते थे, आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो। यू आर अर्निंग डबल योर इनकम, बट इन्फ्लेशन रेट कुछ ऐसा पहुंच चुका है कि आपकी लाइफस्टाइल वही रहेगी। खपड़े के घर में रहते थे ब्रो, खपड़े के घर में ही रहोगे तुम। टैक्स के वजह से लोग भारत देश छोड़कर UAE जैसे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं, जहां पे पर्सनल टैक्स जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, और वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है वो 9% कम है भारत से। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, भारत को टैक्स की ज्यादा जरूरत है, उनको पैसे की ज्यादा जरूरत है डेवलप करने के लिए, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट उसी समय फेल हो जाता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो। तो फिफ्थ एंड माय फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज रिजर्वेशन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। वेल लेट्स टॉक अबाउट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फर्स्ट। आप सभी को पता है जिस भी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे कास्ट के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। इनफैक्ट भारत में भी जब इलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट किया जाता है, और ये एक बहुत ही बड़ा सच है भारत का। इस सच से कोई बच भी नहीं पाया है, लेकिन रिसेंट टाइम से हमें ये देखने को मिला है कि इसी सच के वजह से ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भारत के लोगों ने चुने हैं विच इज डिस्गस्टिंग to say the least. Well, I am all for reservation. Trust me, there should be affirmative action. भारत में कई सालों तक लोगों को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है। There must be affirmative action. But reality ये है कि जब इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बदल दिया जाता है तो भारत का जो पॉलिटिकल स्पीयर है वो और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ये डिवाइड एंड रूल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिशर्स हमें दे के गए थे एक समय पर, और आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि भैया अगर उत्तर प्रदेश में यादव खड़ा हुआ है तो यादव को ही वोट देगा, चाहे वो यादव जैसा भी हो। या फिर एक योगी अगर खड़ा हुआ है तो हर हिंदू योगी को ही वोट देगा, चाहे वो हिंदू जैसा भी हो। एक और हिंदू अगर कोई नहाने भी जा रहा है तो उसको रोक दे। वो जगह जगह पर अगर गाय काटे जा रहे हैं, गाय का मांस बिकता जा रहा है, तब भी हम उसी योगी को वोट देंगे। और अगर कोई सवाल पूछ लेता है कि गाय क्यों काटा जा रहा है तो इसी पार्टी के बड़े बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बताते हैं कि गाय का सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीड होता है जिसको हम एज अ हिंदू पूजते हैं, बाकी सारे ब्रीड तो खा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बाकी सारे स्टेट के लोग, साउथ वाले लोग। ब्रो,
आर यू किडिंग मी? जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो क्या हम लोग गाय का गोत्र पूछ के और उनका ब्रीड पूछ के ही उनका पूजा करेंगे कि आप कौन से ब्रीड के हो? हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस। पूजा तो हम सबकी करते हैं, तो आप इनको प्रोटेक्ट करने में क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कर पा रहे हो कि आप एक गाय की रक्षा कर लो एक ऐसे देश में जहां गाय को माता माना जाता है। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप इसके बारे में सोच भी रहे हो एक सेकंड के लिए। वेल, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल फॉर रिजर्वेशन अगेन। रिजर्वेशन होना चाहिए, हर कॉलेज में रिजर्वेशन होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए। एवरीबडी शुड कम टू अ इक्वल प्लेइंग फील्ड। बट रिजर्वेशन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर अगर कोई बनने जा रहा है तो -40 नंबर में वो पास हो जाए और कॉलेज में चले जाए। वेल, ट्रस्ट मी, फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो बार बार ऐसे एग्जाम्स को लिख रहा है और वो पास नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबरों से बच जा रहा है, -40 में अगर किसी का सिलेक्शन होगा, थोड़ी ना थोड़ी तो उसकी जलेगी ब्रो। रिजर्वेशन की वजह से भी कई सारे स्टूडेंट जो भारत के हैं वो भारत छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। मैंने आपको डेटा बताया था ना, 8.8 मिलियन लोग भारत छोड़ के बाहर गए थे। इतने सारे स्टूडेंट भारत छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा लुल हो चुका है कि भारत के लोग यहाँ ही नहीं पढ़ना चाहते हैं? एक ऐसे देश में नहीं पढ़ना चाहते हैं जहाँ का एजुकेशन का प्राइस वैसे ही बहुत ज्यादा कम है। इतना कम है कि यहाँ के लोग अगर रशिया चले जाए पढ़ने के लिए तो उनको रशिया में कम पैसा लगता है डॉक्टर की पढ़ाई करने का। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होना ही चाहिए भारत में। लेकिन ये -40 में जो सिलेक्शन है, इट इज अटरली डिस्गस्टिंग। बाकी सारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन में आने के लिए, एंड इट्स नॉट अ पोजीशन ऑफ पावर। उनको अपनी जिंदगी चलानी है इस पोजीशन में आकर। तो एक कहीं ना कहीं इक्वल प्लेइंग फील्ड होना ही चाहिए बाकी भी बच्चों के लिए जो अपनी जिंदगी लगा देते हैं एक जॉब पाने के लिए। -40 शुड नॉट बी इट। Well, this was our video. Here are my top 5 reasons जिसके वजह से अगर मैं कभी देश छोड़ना चाहूं तो मैं देश छोड़ूंगा। बट ये देश में मैं रहकर बार बार ऐसी वीडियो बनाकर इस देश को बदलते हुए देखना चाहता हूं। सरकार किसी दिन तो सुनेगी, किसी ना किसी क्रिएटर की तो सुनेगी। कोई ना कोई क्रिएटर तो एक रिवॉल्यूशन लाएगा, आएगा, वो दिन आएगा। वेल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।